हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का हमारा जो 2023 का पेपर है यूजीसी नेट का, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और उसका सेकेंड भाग है। ठीक है, फर्स्ट भाग में करा चुकी हूँ 50 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सेशन बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही क्या है, बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन की सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? जगमगाते, जगे, जागे, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जले, या फिर घिनौने घने, या फिर कंप से कनकते कनकने, है ना। तो यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है, तो विशेषण क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला है कि दिए गए विकल्पों में से उत्तर का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या विशेषण में आया है। तो विशेषण में देखिए क्या क्या आया है। विशेषण में आया है, देखो, नींद में डूबे हुए, नींद में डूबे हुए, है ना, और घिनौने घने, और क्या आया है, कंप से कनकने, यही आए हैं विशेषण शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्री प्रवास किन छंदों में रची गई है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो प्री प्रवास किन छंदों में रची गई है? इंद्रवजा में, द्रुति विलंबित में, या फिर श्रद्धु विलंबित कृति में, या फिर कन मंजरी में, या फिर कनक मंजरी में, या फिर मंदाक्रांता में। किन किन छंदों में ये रची गई है प्रिय प्रवास, है ना। यहाँ बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये किन किन छंदों में रची गई है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये विकल्प हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर बता देती हूँ आप लोगों को कि किन किन छंदों में ये रची गई है। तो यहाँ पर देखिए, द्रुत विलंबित में और सद्रु विकृत में, और किस में? मंदकांता में। ये तीन छंदों में ये प्रीप्रवास रची गई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल बी सी ई, केवल बी सी ई। नेक्स्ट है हमारा कि भ्रमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। किन वचनों से संबोधित करती हैं? किन किन वचनों से ये संबोधित करती हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जोग सिखावन पांडे, ज्ञान को महल, मधुकर मधु मतवारे, घोष बड़ो व्यापारी, और निर्गुण नदिया मछली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये किन किन से क्या कर रही हैं? संबोधित कर रही हैं। तो ये संबोधित कर रही हैं किन किन चीजों से? यहाँ पर देखिए इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर किन किन चीजों से वो संबोधित कर रही हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ए जोग सिखावन पांडे, जोग सिखावन पांडे, मधुकर मधु मतवारे, और घोष बड़ो व्यापारी। यहाँ पर यहाँ से ये संबोधित कर रही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए सी डी। नेक्स्ट है कि मैला आंचल की स्त्री पात्र है। मैला आंचल की स्त्री पात्र कौन है? सुहागी है, फुलिया है, मनोरमा है, या फिर आभा रानी है, फिर मंगला देवी है। ठीक है, कौन कौन है इसमें, ये पूछ रहा है कौन कौन है मैला आंचल के पात्र। और यहाँ पर भी विकल्प देखिए इस प्रकार से दिया गया है कि इस प्रकार का विकल्प है जिससे से आपको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पात्र हैं वो कौन कौन से पात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए फुलिया है, आभा रानी है, मंगला देवी है। ठीक है, यही तीनों हैं। यहाँ पर देखिए बी डी ई, बी डी है। तो तमस उपन्यास के पात्र कौन कौन हैं ये पूछ रहा है। हरनाम सिंह है, हयात बख्श हैं, और देव दत्त हैं। यही तीनों हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ई डी सी डी ई। ठीक है, सी डी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानस का हंस उपन्यास की रचना अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया।
किन किन पुस्तकों से सहयोग लिया है ये पूछ रहा है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि तुलसीदास का काव्य मीमांसा तुलसीदास, तुलसी आधुनिक वात्स्यायन से लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास अकबर। कह रहे हैं कि इन पुस्तकों से क्या इन्होंने सहयोग लिया है ये लिखने के लिए। तो यहाँ पर बोला है कि दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने किन किन पुस्तकों से लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ADE है ना, ADE यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर काशी का इतिहास, तुलसी का मीमांसा, तो ADE अकबर है ना, इन पुस्तकों से क्या लिया है, सहयोग लिया है। नेक्स्ट है हमारा कि तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन है। तो लाल मनोहर हैं, और कौन है तो पलट दास हैं, और कौन है तो धुन्नी राम हैं, और कौन है, हाँ तो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से लाल मनोहर, पलट दास और धुन्नी राम, ठीक है, यही तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गैंगिन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, कंटेंट में मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोग पढ़े होंगे, मेरी क्लास देखे होंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञे को मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सहारणीयता और एक सत्ता की चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। गैंगिन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की क्या है, इसमें सूचना जीवन की त्रस्ती को अभिव्यक्त करती है। नीचे दिए गए सही विकल्प को क्या करना है, बताना है। यहाँ पर सही विकल्प को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प क्या क्या है, आपको मैं बता दूं कि सही विकल्प यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करती हूँ तो सही विकल्प क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, ये बात सही है। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एकरसता को चित्रित किया है, ये भी बात सही है। इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ई वाला सही होगा, डी वाला नहीं, ई वाला। गैंगिन रोगियों के अक्सर, ये ई वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी, सी और ई। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसमें मल्लिका के कथन कौन से हैं ये पूछ रहा है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतिज्ञा मैंने उज्जैनी से आने वाली व्यवसायियों से प्राप्त की है। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर का चयन करें ये बोल रहा है। तो यहाँ पर एक ये ई वाला भी सही है, इन पंक्तियों ने मैंने उज्जैनी में आने वाली व्यवसायियों से प्राप्त की है, और सी वाला सही है। और क्या सही है, यहाँ पर ए वाला सही है। कौन सा सही है, ए वाला सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, BCE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BCE हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि इस नाटक में भारत दुर्वेश और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। इस महापान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है।
भारत दुर्दर्शन नाटक भारतेंदु के व्यस्ति हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है निहैच भारत को अब नाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त क्या कह रहा है, भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसमें दिए गए कथन कौन से सही हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, इस नाटक में भारत दुर्वेश और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं, ये बात सही है। वहाँ यहाँ पर फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यस्ति हृदय की अभिव्यक्ति है, ये बात भी सही है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ACE इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर ये विचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, क्या ये बात सही है? अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। या फिर पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदंत जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोचक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। या फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर या फिर पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विकल्प सही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए, बी और सी, ये तीनों विकल्प इसके सही हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा, इसका ABC इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि शिव शंभू शर्मा एक कल्पित क्या है, चरित्र है। श्रीमान का स्वागत में श्री शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। या फिर कह रहा कि बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है, प्रकाशन वर्ष 1901 है। या फिर ये कह रहे हैं कि शिव शंभू अपने को वासराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है, यहाँ पर ए विकल्प सही है, शिव शंभू शर्मा का एक कल्पित चरित्र है। ठीक है, और यहाँ पर सी विकल्प सही है, इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। और क्या सही है, शिव शंभू अपने को वासराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का रूप अत्यंत औपचारिक है। निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। या फिर उनके निबंधों में संस्कृति और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वारी की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प सबसे सटीक है। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प है वो कौन सा सटीक है, सबसे सही विकल्प पूछ रहा है। तो यहाँ पर ई वाला भी सही है। ठीक है, ई विकल्प भी सही है।
और यहाँ पर सी विकल्प भी सही है, सी विकल्प भी सही है और ए विकल्प भी सही है। ठीक है, तो ए, सी और ई, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ए, सी, ई यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ कह रहा है कि देवेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे, गंगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे, देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। अब यहाँ पर इनके नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है कि शरदचंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रथम नाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं बता दूं कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो विकल्प क्या क्या सही है, यहाँ पर डी विकल्प सही है। ठीक है, डी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है और क्या सही है, तो और ए विकल्प इसका सही है। ठीक है, ए, सी, डी इसका विकल्प सही है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मुर्धरिया के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, मुर्धरिया क्या है? मुर्धरिया तुलसीराम के गांव का नाम 12 गांवा है। सरयू भैया गांव के चंद्र जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। बाबा हरदास ने तुलसीराम का नामकरण किया। कलकत्ता जाकर बलूम ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबा की पांव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सही विकल्प इसमें कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यह एक क्या है, यह एक आत्मकथा है तुलसीराम की। ठीक है, यह एक तुलसीराम की आत्मकथा है। यहाँ पर तुलसीराम की आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकल्प तो सारे सही हैं। ठीक है, इसके हिसाब से विकल्प सारे सही हैं, लेकिन जो उन्होंने माना है वो विकल्प माना है कौन सा, सी विकल्प माना है, तो यहाँ पर सी ही को हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एक बार आप लोग। 65 नंबर का आप लोग भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सी विकल्प को ही माना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि तो यहाँ पर मिलान करते हैं। यहाँ देखिए, तत्पुरुष समास शिवालय, द्वंद्व समास लवकुश, अव्ययभाव समास यथा मति, बहुव्रीहि समास चक्र प्राणी, है ना, जिस हाथ में जिसके है चक्र, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलाने वाला है। ठीक है, क्या है, मिलाने वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर मिला लेते हैं। तो यहाँ देखिए, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय निम्बारकाचार्य का है, संकादिक संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 2। ठीक है, 1, 3, 4, 2। यहाँ पर फिर से मिलान वाला आ गया है, मंटो मेरा दुश्मन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क का है ये, और वे जैनेन्द्र कुमार का है। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी का है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर बी सही है। 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। फिर से आ गया हमारा मिलान वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ इनका समय पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, नहीं सॉरी 13वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश 13वीं शताब्दी, चंद्रालोक 11वीं शताब्दी,
कुलयमाला 17वीं शताब्दी और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ पर इसका देख लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4321। 4321 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी मिला ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल का तुलसी काव्य मीमांसा, हाँ तो यहाँ पर गोस्वामी रामचंद्र शुक्ल तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह तुलसी आधुनिक तुलसी आधुनिक वात्यायन से, एक सेकेंड, रामेश्वर शुक्ल अंचल और लोकवादी तुलसीदास तो विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2143 2143 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फी है, फिर से मिलान करना है। तो यहाँ देखिए प्रथम खंड उषा और यूसर। द्वितीय खंड में क्या है, द्वितीय खंड में है हमारा बीज और अंकुर। तृतीय खंड में क्या है, तो तृतीय खंड में है हमारा क्या, प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड में क्या है, तो चतुर्थ खंड में पुरुष और परिस्थिति, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है कि शेखर एक जीवनी के खंड, है ना, शेखर एक जीवनी के खंड पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी के खंडों को मिलान करने के लिए कहा है। यहाँ पर फिर से पात्रों का मिलान करना है, कहानी के पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी के पात्रों का मिलान करना है। यहाँ पर किरण किसका है, तो एक सेकेंड, किरण किसका है, तो किरण है चीप की दावत। ठीक है, लक्ष्मा कोशिका घटवार, अनीता कानों में कंगना, सामनाथ राही। ठीक है, सामनाथ यहाँ पर देखिए अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ये सामनाथ जो है ये भी चीप की दावत का है। ठीक है, और किरण भी चीप की दावत की है। ठीक है, क्योंकि सामनाथ तो लेखक ही रहता है। ठीक है, और लक्ष्मा कोशिका घटवार का है, अनीता कानों में कंगना की है, लेकिन ये सामनाथ राही का नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर आप लोग सही मानिए, लेकिन एनसीएफ ने किसने क्या माना है, इन्होंने सी माना है। ठीक है, लेकिन सी में एक ही गड़बड़ है कि सामनाथ राही का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कह रहा कि एक तरफ नाटक है और दूसरी तरफ नाटक के पात्र हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। इसका भी क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 को मैं वापिस से मिला देती हूँ। ठीक है, वापिस से मिलान कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किरण किसकी है, कानों में कंगना। ठीक है, कानों में कंगना किरण है। फिर है लक्ष्मा कोसी के घटवार की है। ठीक है, कोसी के घटवार की पात्र है लक्ष्मा। उसके बाद अनीता किसकी है, तो अनीता है राही की, अनीता राही की है। और सामनाथ है चीप की दावत का। ठीक है, अब ये सही हो गया है, आप लोग सही कर लेना। यहाँ पर देखिए 2 4 1 3 ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, 2 4 1 3 ये आंसर इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ नाटक के पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंजो दीदी सॉरी, पहले कौन सा है, चंद्रगुप्त किसका है, लीला है चंद्रगुप्त की पात्र। ठीक है, लीला है चंद्रगुप्त की पात्र। अंजो दीदी की पात्र कौन है, मुन्नी है। और बकरी की पात्र कौन है, तो बकरी का पात्र राम है। स्कंदगुप्त किसका पात्र है, स्कंदगुप्त पात्र है जयमाला का। ठीक है, यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर का क्वेश्चन है। एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ इसके संपादक है। ठीक है,
एक तरफ निबंध है, दूसरी तरफ इसके संपादक। यहाँ पर देखिए चिंतामणि किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि द्वितीय भाग किसका है, डॉक्टर नामवर सिंह का है। चिंतामणि तृतीय भाग किसका है, तो चिंतामणि तृतीय भाग किसका है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चिंतामणि भाग प्रथम भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि द्वितीय भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। चिंतामणि तृतीय भाग किसका है, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का है। चिंतामणि चतुर्थ भाग किसका है, तो कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, ठीक है। पहले से बाद के क्रम में इसको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। यहाँ पर इसका जो क्रम है, ठीक है, इसका जो क्रम है वो राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बी राइट हो जाएगा। पहले बी, डी, सी, ई, ए, है ना, उल्टा कर देना, बस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहले से बाद के क्रम में इसको भी क्या करना है, तो इसको कह रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, आस्था, पहले नंबर पर आएगा इसका आस्था और सौंदर्य। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद आएगा भाषा और समाज। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्राचीन भारत के भाषा परिवार, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए, ठीक है। पहले से बाद के क्रम में रखना है, ये पूछ रहा है, पहले से बाद के क्रम में रखना है। तो पहले क्या है, ब्रह्म समाज। उसके बाद रामकृष्ण मिशन। उसके बाद क्या आ जाएगा, आर्य समाज आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, आर्य समाज के बाद आ जाएगा थियोफिजिकल सोसाइटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले से बाद के क्रम में पूछ रहा है, ठीक है, पहले से बाद के क्रम में, तो बी। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रार्थना समाज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी, डी, ई, ए, बी, सी, ठीक है, ये इसका राइट क्रम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कमायनी के सर्गों को पूछ रहा है, ठीक है। कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में, तो पहले क्या, श्रद्धा। उसके बाद क्या है, काम। उसके बाद क्या है, लज्जा। उसके बाद क्या है, कर्म। उसके बाद क्या है, इंडा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ देखिए ये कह रहा है कि निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, ठीक है। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है यहाँ पर। तो सब पहले किसका आया है, पहले आया है मैला आंचल, तो मैला आंचल आ जाएगा। बी कहाँ पर है, बी, है ना, ऑप्शन नंबर सी में है, यहीं से मिल गया आंसर, ठीक है। बी और सी में दोनों में है, ठीक है। तो हाँ डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी, बी, डी, ई, ए, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पहले से बाद के क्रम में लगाना है, पहले से बाद के क्रम में, ठीक है। तो ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1933 है, ठीक है,
1933 ईदगाह कहानी का क्या है, 1933 है। उसके बाद आकाशदीप दीप का क्या है, तो आकाशदीप का है 1929 है। पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ध्यान रखना है। और ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। फिर कानों में कंगना 1913 की है, कानों में कंगना 1913 की है, 1913 की है कानों में कंगना। उसके बाद है परिंदे, परिंदे निर्मल वर्मा का है, ये 1960 का है, 1960 का है। और उसके बाद है राजा निर्वंशिया, राजा निर्वंशिया किसका है, तो कमलेश्वर का है, ये है 1957 का। तो पहले से बाद के क्रम में हमको लगाना है 1957, ठीक है। तो पहले का बाद का क्रम क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CBADE, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए, ठीक है। क्रम निर्धारित करना है, यहाँ पर क्या करना है, क्रम निर्धारित। तो पहले से बाद में लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, ये आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, चना खाते मियाँ जुलाहे दादी दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, डी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि अब अभिकथन वाला आ गया है। अभिकथन क्या है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब इसकी है ना रीजनिंग और असाइनमेंट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सरल कारण है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है, ठीक है। ए और दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, इस पे क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए असत्य है, लेकिन कथन जो बी है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट भी यही है, कथन वाला है। अभिकथन क्या है, गांधी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईर्षा तथा परम हंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। अब यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। अब ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें सही है, किसका स्टेटमेंट सही जा रहा है, ये बता रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या सही है, ठीक है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे दिए दो कथनों के जो अभिकथन है उनको पढ़ना है और उनके बारे में बताना है, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभिकथन क्या है कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की तेजड़ी के तरस को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन, है ना। तो ये बात तो दोनों ही सही लग रही हैं, ठीक है। दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं, ठीक है। लेकिन
एक ही सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ही सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से अभिकथन क्या है। अभिकथन है कि सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर महिर, अली चंद्रकला और कृष्णलाल इनके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक के कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। अब यहाँ पर ये कह रहा कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका कथन सही है वो है क्या, कथन ए जो है वो असत्य है, लेकिन कथन जो बी है वो क्या है, सही है। ठीक है, बी क्या है, सही है। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ अभिकथन ही पढ़ लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विषमताओं को उजागर किया गया है। कारण क्या है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्यस्त भ्रष्टाचार पक्षपात शिक्षक समुदाय के पंगु असहाय वेवस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर कह रहा कि कौन सा अभिकथन है जो सही है। तो यहाँ पर जो सही अभिकथन है वो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, आर ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा कि शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा भी परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भरमनंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। लेकिन इसकी रीजनिंग क्या कह रही है कि ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवित हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बातें जो हैं, ये बातें क्या हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए हमारा अब क्या आ गया, अभिकथन वाला एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, पैसेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अभिकथन क्या है, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी हैं। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इस कथन में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर कि निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में करना है व्यवस्थित। ठीक है, तो अवरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद 91 से हमारा 10 नंबर का क्या रहता है, पैसेज। ठीक है, 10 नंबर का पैसेज रहता है। यहाँ पर देखिए सूफी साधक ईश्वर को निराकार भी मानते हैं और साकार भी वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन की उस आत्मा का आवरण मानते हैं। प्रायः प्रत्येक साधक ईश्वर की कल्पना परम सुंदरी नारी के रूप में करता है जिस पर वह आसक्त होना चाहता है। सूफी मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य और साधक साकार प्रेम। सूफी संप्रदाय साधिकाएं भी हुई हैं जो परमात्मा को अपना पति समझती हैं। इनमें बसरे की राबिया नाम की साधिका बहुत प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबलबा भर गया है। उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि एक सेकंड, कि उनमें नबी के भी प्रेम के लिए जगह नहीं रही। फिर शैतान के प्रति घृणा की बात ही क्या, सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति, यह सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। इसी प्रेम की सिद्धि के लिए सूफियों के इक्के मजाजी की भी छूट दी, क्योंकि इक्के मजाजी से भी
इक्के हकाकी हासिल हो सकता है, वैसे सूफी मत यति व्रति वैराग्य साधना योग और संयम सब पर जोर देता है। सौंदर्य और प्रेम के बाद सूफियों में संगीत की प्रधानता है, क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके केंद्रित करके ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। उसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए किया जाता है। मनुष्य की सीमित गुणों को सूफी नासूत कहते हैं और भगवान की नसीबता को लाहूत। इसी प्रकार जब तक मनुष्य मोह अथवा ईश्वर मिलन से दूर है, तब तक उसकी स्थिति बका की स्थिति समझी जाती है, तथा जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्मा मिलन प्राप्त करता है, तब वह फना विनाश निशेषता निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है। सूफियों के दो संप्रदाय, जिसमें एक यह मानता है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकाश है और दूसरा क्या है, सृष्टि विचार है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विचार सूफियों में एक संप्रदाय और है जो हुलूल अवतारवाद, इम्तिजाज, अंशत्ववाद, ठीक है, क्या अंशत्ववाद और नक्शे अरवा यानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं करती शैतान से घृणा? तो यहाँ पर हमने अभी भी पढ़ा कि उसने हृदय में शैतान को स्थान दे रखा है, इसलिए वो घृणा नहीं करती है। नेक्स्ट है कि सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसका आवरण माना गया है, तो नक्शे अरबा के लिए माना गया है। यहाँ पर देखिए बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है ना, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा मिलन की प्राप्ति। किसका? ब्रह्मा के मिलने की प्राप्ति। यहाँ भी ब्रह्मा मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो ये सूफियों में क्या कहलाती है? 94 का डी होगा। ठीक है, ए नहीं होगा। ईश्वर मिलन से दूर स्थिति क्या हो जाएगा? ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मा वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? सूफियों में ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फना कहलाती है। ठीक है, फिर से एक हमारा आएगा 96 से 100 तक के लिए क्वेश्चन बनेंगे इस पैराग्राफ से। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखिए, हिंदी में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। राष्ट्रीय एकता का यह उद्देश्य भारतीय सेना के नेताओं ने अपने सामने रखा था, सामंतों ने नहीं। इसलिए जो नवाब स्वतंत्र बादशाह बन बैठे थे, उन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व ने दिल्ली के महाहत करार दिया और इसी शर्त पर उन्हें उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। अपने विघटन काल में भारतीय सामंतवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान खो चुका था। अलग अलग बादशाहों, नवाबों और राजाओं की सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयत्न सामंत विरोधी कार्य था। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। इस संग्राम की दूसरी विशेषता यह है कि राजसत्ता की मूल समस्या सामंतों के हित में नहीं, जनता के हित में हल की गई। बहादुर शाह को सारे देश का बादशाह घोषित किया गया, किंतु वास्तविक सत्ता बादशाह उनके अनुयायियों और कहां पर गई? अनुयायियों के हाथ में नहीं। सैनिक नेतृत्व दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया था जो ब्रिटेन के वहां के बादशाहों को हासिल था। वह राजतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक अधिकार उस कोर्ट के हाथ में न थे जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, पैराग्राफ का नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। इस संग्राम की तीसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों को जहां भी नए अधिकार दिए, जहां भी किसानों
के विरुद्ध न शीर्षकों के पक्ष में उन्होंने फैसले किए। वहां भारतीय सेना का प्रभुत्व कायम होते ही अथवा अंग्रेजों का प्रभुत्व खत्म होते ही जनता ने अंग्रेजों की कायम की हुई व्यवस्था उलट दी। इस तरह कार्यवाही से इसी स्वाधीनता संग्राम का सामंत विरोधी पक्ष और पुष्ट होता था। इस संग्राम की चौथी विशेषता यह है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उन किसानों ने किया जो फौज में सिपाहियों और सूबेदारों के रूप में काम कर रहे थे। अनेक छोटे बड़े सामंत इनके सहायक थे, संग्राम के नेता नहीं। अक्सर वे देसी सेना के दबाव में आकर अंग्रेजों से लड़े। फौज के भीतर वाले किसानों के साथ गांवों के गैर फौजी किसान थे और इन दोनों ने मिलकर जो हथियारबंद लड़ाई चलाई वैसी लड़ाई ना तो सन 57 से पहले कभी चलाई गई थी और ना उसके बाद कभी चलाई गई। लड़ने वाले किसानों में केवल उच्च वर्ण हिंदू नहीं थे, उनके साथ निम्न वर्ण के सैकड़ों आदमी थे। हिंदुओं के साथ हजारों मुसलमान भी थे। धर्म और वर्ण की सीमाएं तोड़कर लाखों किसान एक ही लड़ाई में शामिल हुए। ठीक है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण कब शुरू हुआ? ठीक है, नव जागरण कब शुरू हुआ था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नव जागरण कब शुरू हुआ था। तो अंग्रेजी राज स्थापित होने पर ये शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फिर से कह रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? 1857 की विशेषता पूछ रहा है, तो इसकी विशेषता है क्या? इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी कह रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? तो किसे बादशाह बनाया गया था, हमको किसके थ्रू बताना है? पैराग्राफ के थ्रू बताना है। तो यहाँ पर बहादुर शाह को बनाया गया। किसको बनाया गया था? बहादुर शाह को बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पूछ रहा है यहाँ पर। तो सत्य कथन क्या है? इसका नेतृत्व किसानों ने किया, यही कथन इसका सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? सामंतों की क्या भूमिका थी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सामंतों की जो भूमिका थी वो सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।